जय हिंद साथियों। हम ज्योग्राफी के चैप्टर लेकर चल रहे थे। आज उसमें एक नया चैप्टर है। आपके पास एक क्लास में लिखा हुआ नहीं रहता, लेकिन फिर भी उसको पढ़ना पड़ता, बहुत सारे को होता है। सिलेबस है आपके पास में एक प्राकृतिक वनस्पति एवं वन संसाधन। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन संसाधन, वन संसाधन। ये एक चैप्टर है जिससे अमूमन ये मान के चले एग्जाम में एक प्रश्न आता ही आता है। अमूमन आता ही आता है, इस बात को याद रखना, आता ही आता। कभी एक आता है, कभी दो आता है, लेकिन आएगा जरूर, ये बात तय। अब मेरा एक बेसिक सा प्रश्न आप लोगों से, पहले प्राकृतिक वनस्पति किसको कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति किसको कहते हैं, ये बताना है। मेरे को नहीं आता है, तुम जल्दी जल्दी बता देना। प्राकृतिक वनस्पति किसको कहते हैं? इंग्लिश लिखा जाता नहीं तो अंग्रेजी, वो तो अंग्रेजी बता दियो। नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, ठीक, अंग्रेजी में आ जाता तो मन ना। तो अब ये बता दो था नेचुरल वेजिटेशन कंडे के प्राकृतिक वनस्पति किसको कहा जाता है? और कोई? और बेसिक समय कह रहा हूं, भविष्य में एग्जामिनर बहुत सारे प्रश्न आ गए, और अब मेरे जैसा एग्जामिनर अगर हो तो सिंपल सा एक प्रश्न पूछे, प्राकृतिक वनस्पति में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता? सिंपल सा पूछ के रवाना। ठीक है, चाहिए आप इस बात को समझें, लिखना नहीं है, बाद में लिख लेंगे। समझ में बाद में लिख लेना है। इधर वाले को कोई लेना देना नहीं, पहले हम इसकी बात करेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति है क्या। सिंपल सी भाषा में कहो, भौगोलिक दशाओं में, भौगोलिक दशाओं में स्वतः पनपने वाला पादप समुदाय। पादप समुदाय, कम्युनिटी की बात कर लिए। अब इस पादप समुदाय में कौन कौन आएंगे, आप इस बात को याद रखें। तो इसमें आपके पेड़ पौधे आएंगे, पेड़ पौधे, इसमें आपकी घास आएगी, और इसमें आपकी झाड़ियां आएगी। ये जो है स्वतः पदपता, यानी ज्योग्राफिकल कंडीशन दे दी जाए, अपना ये कमरा है, ये ज्योग्राफिकल कंडीशंस है। इसकी जैसी क्लाइमेट होगी, जैसा यहाँ पे सॉइल्स होगा, जैसा टेम्परेचर होगा, उसके अनुसार अगर कोई भी पेड़ पौधा या घास यहाँ पे पनप जाता है और आपने कोई योगदान नहीं दिया, यानी मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, उसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। सिंपल थ्योरी रहती है कि बिना मनुष्य की सहायता से उगने वाले या बढ़ने वाले पेड़ पौधे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। लेकिन प्रॉपरली भाषा जो रहती है वो रहती है कि भौगोलिक दशाओं में स्वतः पनपने वाला पादप समुदाय। और उस पादप समुदाय में कौन कौन आता है? तो पेड़ पौधे आते हैं, घास आता है और झाड़ियां आती है। वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, जो भी मानव नहीं उगाता वो भी अपने आप उगता है, कुछ खेती मानव जरूर कर लेता है। तो हेडिंग डालना आपको प्राकृतिक वनस्पति एवं वन संसाधन, लिखना पहली लाइन को, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन संसाधन, पहली लाइन को लिखेगा। लिखे लाइन को, भौगोलिक दशाओं में, भौगोलिक दशाओं में स्वतः पनपने वाला, भौगोलिक दशाओं में स्वतः पनपने वाला पादप समुदाय, पादप समुदाय जिसमें, जिसमें पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, घास, पेड़ पौधे, घास, झाड़ियों को शामिल किया जाता है, को शामिल किया जाता है। अर्थात, अर्थात बिना मनुष्य की सहायता से, अर्थात बिना मनुष्य की सहायता से
विकसित होने वाला पादप समुदाय प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। सिंपल परिभाषा, कोई ज्यादा टेढ़ा नहीं लिखा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो हम यहां से कुछ चीजें एक्स्ट्रा और ले चलते हैं। दो कंडीशन में बनाऊंगा, दोनों कंडीशन यहां पे साथ में ले चलूंगा, आप इस बात को याद रखना। एक तरफ लिख रहा हूं मैं राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति। दूसरा तरफ लिखे हम लोग राजस्थान वन नीति। दोनों को बहुत अच्छे से समझ के जाना है। एक राष्ट्रीय वन नीति की बात कर रहा, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करना है, और एक स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी की बात कर रहा है। सिंपल प्रश्न ये है कि ये आई कब कब है, ये इंपॉर्टेंट है। हम पहले इधर वाले की बात करेंगे कि ये जो राष्ट्रीय वन नीति है, ये राष्ट्रीय वन नीति सर्वप्रथम कब आई, सर्वप्रथम कब आई। फिर प्रश्न होगा हमारे पास आजादी के बाद कब आई, आजादी के बाद। और फिर एक प्रश्न होगा संशोधित कब आई। ये तीन एक प्रश्न है यहां पे, संशोधित कब। राजस्थान में वही कहानी है कि सर्वप्रथम राजस्थान वन नीति कब आई है, एक प्रश्न ये रहा, सर्वप्रथम कब आई और नवीनतम कब आई है, ये प्रश्न है आपके पास। अगर इधर देखोगे, लिखना नहीं, थोड़ा सा इंतजार करना, बाद में लिख लेना। सर्वप्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब आई है, याद रखना 1894 ईस्वी में आई है, 1894 ईस्वी में आई है। आजादी के बाद कब आई है, तो याद रखिएगा 12 मई 1952 को आई है, 1952 ईस्वी में। फिर संशोधित कब आई है, ये 1988 में आई है, 1988 में आई है, 1988 ईस्वी। चलते हम लोग इधर कि यहां क्या कंडीशन बनी। सर्वप्रथम कब आई, तो यहां सर्वप्रथम आई थी 18 फरवरी 2010, और नवीनतम कब आई है, तो 5 जून 2023, 5 जून 2023। अब इसके अंदर क्या हुआ नहीं हुआ वो एक अलग कहानी, हम उसको लिखेंगे बाद में। थोड़ा सा नीचे ले चलते हैं, एक सिंपल सी भाषा में समझना। मान लीजिए अपना ये राजस्थान बना लेते हैं, ये राजस्थान है। राष्ट्रीय वन नीति जो है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन होने चाहिए, वन होने चाहिए। समझना है, थोड़ा सा कंसेप्ट है। वन होने चाहिए, ये कहना चाह रहा है, पहला ये कह रहा है कि राज्य के कुल भूभाग के, कुल भूभाग का, यानी जो टोटल एरिया है उसके कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए, पहली बात तो ये कहना चाहिए। दूसरा, अगर आपको पारिस्थितिक तंत्र बनाए रखना है तो कुल पर्वतीय क्षेत्र का, यानी अगर आपका इलाका जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, पूरा पर्वत है, उस पर्वत के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए, पर्वत है तो। और अगर कुल मैदानी क्षेत्र का कितना % होना चाहिए। आप लोग सब एक बात को जानते हैं और सब ने इस बात को रट्टा है, मेरे को पता है कि आप एक लाइन पढ़ते हो कि राज्य के कुल भूभाग के कितने % भाग पर वन होना चाहिए, तो आपने सब ने पढ़ा 33% पर होना चाहिए। ये बात बहुत अच्छे से पता।
लेकिन अब नीचे नहीं पता, ये भी मैं जानता हूं, नीचे नहीं पता ये भी मैं जानता हूं कि अगर ये राजस्थान है, मान लीजिए इस राजस्थान में अगर हम यूं कहें कि ये अरावली हमने इस तरह से बना ली और ये अरावली का अगर 100% भाग हो गया, तो ये कहना चाह रहा है कि इस अरावली के कितने परसेंट भाग पर वन होने चाहिए। बात समझ आ गई? यानी पर्वत है अगर उसको अलग कर दो तो उसके कितने परसेंट भाग पर वन होने चाहिए, और अगर मैदान है तो उसके कितने परसेंट भाग पर वन होने चाहिए, जिससे आपका पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे, उससे आपका पारिस्थितिक तंत्र खराब ना हो। तो कितने पे होना चाहिए, कुछ आइडिया है किसी को? कहीं भूले भटके पढ़ा हो कभी? कहीं पढ़ लिया हो? आता ऐसे तरह से प्रश्न कि पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए पर्वतीय भाग के कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग पर वन होने चाहिए। यानी केवल पर्वत है तो कितना परसेंट होना चाहिए, मैदान है तो कितना परसेंट होना चाहिए, और राज्य का कुल है कितना है वो सबको पता, 33% इसका उत्तर है। किसी को पास उत्तर है क्या इसका? नहीं है, हमारे को पता है, अब मेरे को बताना पड़ेगा, लेकिन अब मेरे को भी नहीं आता, क्या करूं? कल बता देंगे। हाँ, ये भी बढ़िया सिस्टम है, कल बता देंगे, और क्या होता है ना? लेकिन अपन कल के ऊपर बहुत कम छोड़ते हैं, इस बात को याद रखना। ये 60 से 65% पे होना चाहिए, कहां से कितना तक, और ये कितना होना चाहिए, 20 से 25%। अगर ये है तो आपका पारिस्थितिकी बना रहेगा, अगर ये नहीं है तो पारिस्थितिकी नहीं बना रहेगा। इसीलिए आए दिन देखते हो शहर की कॉलोनी में लेपर्ड आया, शहर की कॉलोनी में लक्कड़ बग्घा आया, जरक आया, आ रहा है? क्यों आ रहा है वो? वन क्षेत्र कम हो रहा है, और तुम उसके घर में जा रहे हो, वो हमारे घर में आएगा, डेफिनेट आएगा। और आप लोग देखो अभी लेटेस्ट घटनाक्रम इस उदयपुर जिले में, पूरे राजस्थान नहीं पूरे इंडिया में तबाही मचा के उसने, पूरे इंडिया में हाईलाइट हाईलाइट वो गोगुंडा 24 घंटे में एक को खा जाता है। आज सुबह एक और को खा गया। हाँ, आज सुबह एक और खा गया, आज सुबह एक और खा गया। अभी गोविंदा हाईवे बंद है, NH27, लोगों ने आज जाम लगा दिया कि बहुत हुआ अत्याचार, अब नहीं सहेगा गोविंदा। अब तुम या तो इसको पकड़ो या मारो, दोनों में से काम करो। ये कोई कहानी होती है क्या? कल आपने एक बनारस को मार दिया, 24 घंटे भी नहीं बीते, सुबह एक को उठा के लेके गया, फिर पता चला तुम 4 पकड़ लिए, जबकि 4 पैंथर्स वन विभाग ने पकड़े, जबकि वो मारने वाला बाहर से घूम रहा है, दूसरे दूसरे पकड़ में आ रहे। तो इसलिए कह रहे हैं। और फिर कल गोगुना में SLP और सबकी बैठकें हुई, कहा कि जंगल में चीतल बढ़ाओ, हिरण बढ़ाओ, खरगोश बढ़ाओ। अरे कहीं बढ़ाओगे क्या? चीतल हिरण खरगोश लाओगे, मनक मार के खा जाएंगे, मनक मार के खा जाएंगे। अरे तुमने उसका शिकार भी तुम खा गए, अब वो तुम्हारा शिकार करे, तुम लड़ाई भी करने को तैयार हो गए। तो पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ रहा है, इस बात को याद रखें। ठीक है, तो ये चीजें कहना चाह रहा, पारिस्थितिक तंत्र बनाना इस तरह से होना चाहिए। अब तुम्हारे को ऐसे लिखना कि लाइन लिखवानी, ये बता दो पहले मेरे को, ये समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? तो समझा मैं बैठ गए, फटाफट उन्हें बना लो इस तरह से। ठीक है, लिख तो रहे हो सबने? हाँ, फटाफट बना दो। थोड़ा स्पीड से लिखना है ना।
हो गया, बोलो आगे लाइन को। लिखो एक लाइन को। लाइन को लिखना है, राजस्थान की पहली वन नीति, राजस्थान की पहली वन नीति में राज्य के वन क्षेत्र को, राजस्थान की पहली वन नीति में राज्य के वन क्षेत्र को बढ़ाकर बढ़ाकर 20%, बढ़ाकर 20%, 20%, 20% या 20% करने का लक्ष्य रखा गया, 20% करने का लक्ष्य रखा गया। और इसी वन नीति में, और इसी वन नीति में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की, और इसी वन नीति में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के न्यूनतम 5%, न्यूनतम 5% क्षेत्र को, न्यूनतम 5% क्षेत्र को जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधताओं के लिए आरक्षित करना तय किया गया, या जैव विविधता के लिए विकसित करना तय किया गया। लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं, ठीक है, ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। नेक्स्ट लाइन हो, नेक्स्ट लाइन। नवीनतम राजस्थान वन नीति में, नवीनतम राजस्थान वन नीति में हरित क्षेत्र को, हरा भरा एरिया, क्या दिमाग लगाया देखा इन्होंने, हरित क्षेत्र को 33% से घटाकर, बढ़ाया नहीं, हरित क्षेत्र को 33% से घटाकर 20% करने का लक्ष्य रखा, 20% करने का लक्ष्य रखा। कुछ भी नहीं हुआ, इस बात को समझो थोड़ा सा। सरकार ने दिमाग लगाया कि मैं नई वन नीति लाई, तब क्या करूं, पहले लाया तो मैं क्या करूं। पहले वाले ने कहा कान इधर से पकड़, लाना तेरे को 20%, इस बार वाले ने कहा नहीं तू इधर से पकड़, लाना तेरे को 20%। दोनों बात तो क्या कहना चाह रहे हैं, 20%। एक कह रहा 33 से घटा लो, एक कह रहा जो काम उसको बढ़ा लो, बात वही है, जाना 20 पे है। राजस्थान अभी तक 9.5 के आसपास डोल रहा है, 9.60, इतना ही है। और प्रशासनिक प्रतिवेदन जो आया है वो 9.61 आया, प्रशासनिक प्रतिवेदन, जबकि ISFR जो आता है 2 साल में एक बार, वो तो 9.60, यानी वो 59 पॉइंट कुछ है, 60 हमने उसको लिख लिया। ये कहानी। नेक्स्ट लाइन को लिखो, नेक्स्ट लाइन से। लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने 1855 में, लॉर्ड डलहौजी ने 1855 में एक वन नीति घोषित की, एक वन नीति घोषित की और कहा, एक वन नीति घोषित की और कहा कि राज्य के वन क्षेत्र में, राज्य के वन क्षेत्र में जो भी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं, जो भी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं वे राज्य सरकार के हैं, जो भी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं वे राज्य सरकार के हैं, उस पर किसी निजी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है, उस पर किसी निजी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट लाइन को लिखो, नेक्स्ट लाइन। मुझे बताओ राष्ट्रीय वन नीति 1952 की, 88 की, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का?
और एक वन संरक्षण अधिनियम कब का है? एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वो सबको आता है 1972 का है। मैं पूछ रहा हूं एक वन संरक्षण अधिनियम कब का है, यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब का है, और एक एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट कब का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है, और एक वन संरक्षण अधिनियम कब का है। दो सिंपल से प्रश्न पूछे। फिर किस व्यक्ति ने कहा था, जो प्रश्न आएगा अभी जैसे सीईटी में आया था ना, 4 शिफ्ट पेपर हुए, चारों शिफ्ट में एक एक प्रश्न आया था ऐसा कथन वाला, ये शब्द किसने कहा था, आया था ऐसा, वो सब प्रश्न एनसीईआरटी किताब के, किसी गाइड का नहीं था, किसी ने नहीं पढ़ाया कभी। और लोग तो बहुत साल का आंसर की भी विस्तार लगा के छोटे कपड़ा आता ही नहीं, क्योंकि लक्षण खराब, और गूगल करने के बाद भी लोग उत्तर गलत बता रहे हैं। और चीज मैं स्क्रीनशॉट बता दूं, कल भी मैं मेरे को कोई दिखा रहा था, देख कि वो जो मैं कल बात कर रहा था हमारे को कि जल विद्युत का उत्तर महासागर होना चाहिए, जबकि वो जवाब बता रहा है जवाब क्लियर कट। और बता रहे एक और प्रश्न था कि राजस्थान पुणे राजस्थान करने वाली सबसे लंबी नदी बनास, सब जानते हैं, और वहां लूनी। मैंने कहा वारे न्याल धन्य हो तुम लोग, क्या विद्यार्थियों का भला हो रहा होगा। तो वही चीज मैं यहां कह रहा हूं कि एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है और एक वन संरक्षण अधिनियम कब का है। गलत गलत। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब का, एक तो ये प्रश्न है, एक तो ये वन संरक्षण अधिनियम, और एक भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? नहीं और कोई बोलो बोलो, कटन कटन बातों लागी कहेंगे तो भी लिखो, फटाफट लिखो। हो गया, बोलो आगे लाइन को, लाइन लिखना है को, नेक्स्ट लाइन से लिखना। विलियम के रेली, मर जाओगा तो कहीं किताब में नहीं ला देगा, परीक्षा में आएगा तो सब पढ़ाएगा, याद करो। विलियम के रेली व्यक्ति का नाम है, ठीक है। विलियम के रेली के अनुसार, विलियम के रेली के अनुसार पर्यावरण चेतना, पर्यावरण चेतना जनमानस में, पर्यावरण चेतना जनमानस में नैतिकता का, पर्यावरण चेतना जनमानस में नैतिकता का भाव उत्पन्न करती है। पर्यावरण चेतना जनमानस में नैतिकता का भाव उत्पन्न करती है। अभी देखो कैसे उत्पन्न करती है। इस वर्ष 2024 में उस के रैली का जो कथन है वो सही साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अभियान चलाया, एक पेड़ मां के नाम चलाया, और अब छोटे बड़े सभी नेता लोग एक पेड़ मां के नाम लगा रहे। अब वो 4 लाख 17 मिलने की गारंटी नहीं, लेकिन नैतिकता का भाव तो उत्पन्न हो गया कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए, भाव उत्पन्न हो गया। सरकार ने फिर देखो सबसे सॉफ्ट टारगेट स्कूलों को किया, सब टारगेट होते स्कूल है, और स्कूलों को टारगेट दिया तुम्हारे को इतने पौधे लगाने से लगाने। तो आपने देखा होगा जून जुलाई के महीने में देखे हो मास्टरों के सबके फोटो लग रहे थे, और पेड़ लगाने के बाद उनको प्रमाण पत्र मिल रहे थे। वो नैतिकता का भाव उत्पन्न हुआ। ये क्या रैली का कथन है, इसलिए भविष्य का इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखिए। जैसे अभी एक सीईटी सब 34 सितंबर पर आया था ना शायद, कि वनों में लगने वाली आग को कौन से पत्ते कम कर सकते हैं, चीड़ के पत्ते। वो उत्तराखंड में आग लगी थी इसलिए पूछा।
तो वही पेड़ का नाम ये तैयार। नेक्स्ट लाइन को, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार इन को लिखना है, उगता हुआ वृक्ष, उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है, प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है। वो यूं कह रहे हैं कि यदि एक पेड़ या कुछ उग रहा है और उस राज्य में राष्ट्र में बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो राष्ट्र प्रगति कर रहा है। क्योंकि आप लोग देखते हैं एन केन प्रकार से मनुष्य कभी न कभी वन पर निर्भर तो रहता ही रहता है, उसको नीड रहती है, वो काटेगा, और उसने पेड़ काटने बंद कर दिया इसका मतलब उसकी उन्नति होना तय। तो अगर उसकी उन्नति हुई है तो राष्ट्र उन्नति करेगा। आप क्या पढ़ते हो, राष्ट्र उन्नति का सबसे सिंपल फॉर्मूला है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ना, राष्ट्र की उन्नति होना। तो ये कथन भी यहाँ पे कहीं होते। नेक्स्ट लाइन लिखो, एक आदमी ऐसा था जिसने कहा था कि ये इस प्रकृति पे सबसे दयालु व्यक्ति का कोई है तो पेड़, दयालु व्यक्ति हो सबसे ज्यादा। वो अपने पोषण के लिए न तो आपसे कुछ मांगता है, मांगता है क्या पेड़ आपसे कभी कुछ मांगता है क्या? नहीं मांगता। वो अपने पोषण के लिए कुछ नहीं मांगता, और इससे अधिक दयालु क्या हो सकता है जो उस पर कुल्हाड़ी चलाता उसको भी छाया देता। आप वृक्ष काटने वाले लोगों को देखा होगा, बड़ी दोपहर धूप में काटने के लिए आते हैं तो काटने से पहले थोड़ी देर छाया में बैठते हैं, आधा काटने के बाद खाना खाना दूसरी छाया में बैठते हैं और बाद में उसको गिरा देते हैं। वो गौतम बुद्ध ने कहा है, लिखना लाइन को लिखें, गौतम बुद्ध के अनुसार, गौतम बुद्ध के अनुसार पेड़ एक, पेड़ एक विशेष असीमित, विशेष असीमित दयालु, दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी, और उदारपूर्ण जीवधारी है जो, जो अपने सतत पोषण के लिए, अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता, अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक, और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को, दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है, भेंट करता है, और यह सभी की रक्षा करता है, यह सभी की रक्षा करता है तथा स्वयं पर, तथा स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी, स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। देख लो कितने महान कथन हैं, और ये सब उस एनसीईआरटी के डिब्बों में लिखे हुए कथन है। किसमें? डिब्बों में। एनसीईआरटी की जो किताब आती है ना, उसके किसी डिब्बे में लिखा हुआ है, वहां से अपन ने उठा लिया है। अब कौन सी क्लास की नहीं है वो अपने को कोई लेना देना, ठीक है, वहां है, वहां से हमने उठा दिया, इस बात को याद रखना है। अगली लाइन को लिखना एक तरह से अच्छा है, लाइन को लिखना है। अब एक प्रश्न पूछो सिंपल सा, जो प्रश्न आए तो बता देना।
ठीक है, एक तो ये शब्द है। राजस्थान वनस्पति की वृहद श्रेणियां कितनी है? लिखना नहीं है, ठीक है, बाद में बताऊंगा। और एक प्रश्न पूछ रहा हूं इधर, राजस्थान वनों को सामान्य रूप से कितने भागों में बांटा है? वो सब रामायण है कि भौगोल लक्षण जलवायु वलवायु सब आ जाएगी इसके अंदर। एक बहुत सिंपल से प्रश्न है कि राजस्थान की वनस्पति इसको कितनी बृहद श्रेणियों में बांटा है और राजस्थान के वृक्षों को या वनों को कितने भाग में बांटा है? हाँ, एक का आंसर 5 या 6, दूसरे का आंसर, दूसरे का आंसर क्या होगा? और मैं कह रहा हूं अगर ये प्रश्न आ जाए ना तो परीक्षा हॉल में उसमें बैठने वाले 99.99% लोगों का उत्तर गलत है। अगर ये आया सबका उत्तर 5 है, सबका राइट है, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई विकल्प नहीं, सबका राइट है ना। अगर एग्जामिनर मेरे जैसा खुरापाती दिमाग का हुआ है, जनरे के बेंडो आदमी भी हो, तो फचाटो पूछेगा। अपना में भी नहीं हो सको ना नाम कही है ना, कोरेड़ा ओड़े भूजाओ कट्टा कट्टा तो भी अपनो ना आवे वे तीन नाम है कई। नहीं पढ़ा, मेरे को पता है, गाइड वाला नहीं पढ़ाता तुम्हारे को, तुम्हारे वाला ये पढ़ाता है, ठीक है। गाइड वाला भी ये पढ़ावे ने, ऑनलाइन यूट्यूब पढ़ा वाला ये पढ़ावा वो न पढ़ावे, तो तीन कई है कुछ न बतावा, ठीक है। तो पहला अपन 3 के बारे में लिखांगा, खाली ये 3 नाम लिखना है न, फजा ना 5 में पूरा डायग्राम बनाऊंगा कई कई खेल है, ठीक है। लिखना अगली लाइन से, नेक्स्ट लाइन को लिखो। भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से वनस्पति की प्रकृति, वनस्पति की प्रकृति एवं उपलब्ध उनके समूहों, एवं उपलब्ध उनके समूहों के आधार पर राजस्थान की वनस्पतियों को 3 वृहद श्रेणी में, 3 वृहद श्रेणी में बांटा गया है, 3 वृहद श्रेणी में बांटा गया है, ठीक है। नंबर 1, उष्ण कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय कंटिलेवन, उष्णकटिबंधीय कंटिलेवन। अब अगर मारे जैसे और एग्जामिनर थोड़ा सा और जावे, अनाने इंग्लिश में लिखना पड़ता है, लिख सका, बताओ। अगर मान लो इसको इंग्लिश लिखना पड़ गया तो क्या लिखा जा सकता है? एनी आइडिया? नहीं बोल सकते हम लोग क्योंकि नहीं पता हमारे को। क्या लिखते हैं इसको? ट्रॉपिकल थॉर्न, शब्द याद रखना, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अटक सब उस्ताद है इस बात ना, ये इंपॉर्टेंट थॉर्न न। अब आप एक लाइन पढ़ते हो, गांव में थूर होता है, थूर सुना है? चंडी वैज्ञानिक भाषा में था कि वो कैक्टस, देखो कैक्टस कांटा, कैक्टस कांटा। थॉर्न गांव वाला के थूर, थोर। मरुस्थलीय क्षेत्र में देखो एक ऐसा वृक्ष ऐसा आता है जिसका इस तरह से पत्ता होता है
इधर साइड में भी पता होता है, इधर भी पता होता है। नाना अटक कांटा वे कांटा, दो तरफ कांटा ऐसे सिस्टम में एक बार कटा उग गयो तो बाकी आगे लगावे जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक चलता रहे, वो थॉर्न है। ठीक है, नंबर 2 लिखो। नंबर 2, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन। इंग्लिश शब्द लिखना चाहो लिख लो। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ड्राई, DRY, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस, शब्द को ध्यान रखना, डेसिडस, DECID डस, DUOUS, डेसिडस, डेसिडस फॉरेस्ट। ठीक है, नंबर 3 लिखो। उप उष्ण, उप उष्ण पर्वतीय वन, उप उष्ण पर्वतीय वन। इंग्लिश शब्द सब ट्रॉपिकल, क्योंकि उप शब्द आ गया, सब ट्रॉपिकल हिली फॉरेस्ट, HILLY, हिली फॉरेस्ट, क्योंकि पर्वतीय आया इसलिए हिली फॉरेस्ट। नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से, वो भी एक तरह से हेडिंग के रूप में, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट लाइन से हेडिंग के रूप में लिखना है, लिखो लाइन को। जलवायु, जलवायु भौगोलिक लक्षण, जलवायु भौगोलिक लक्षण वितरण प्रारूप, जलवायु भौगोलिक लक्षण वितरण प्रारूप की दृष्टि से, की दृष्टि से राजस्थान के वनों को, की दृष्टि से राजस्थान के वनों को 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, जो सब में आवे 5 भागों में बांटा गया है। वो 5 भाग कौन कौन से, कोई नाम बता सकेगी एक आध, ठंडे आवे तो? कहीं पढ़ा हो, कभी भूले भट गए कहीं पर? ऐसा कोई आवे क्या पर डायरेक्टर ले सका, इंसर्ट कर सका 2x2, चाहे जितना कर सकते हैं। सेकंड देखा आप आवे नहीं आवे, ध्यान ट्राई करना। वन को प्रकार, क्षेत्रफल, प्रमुख क्षेत्र, एक को डाटला, ठीक है। और नीचे जा रहे अपने 5, एक को ले लो, तो घटेगा बढ़ेगा थोड़ी यूनिस रहेगा, देखा देखा जांच करना। अब इंडो बड़ो नहीं कर सका, थोड़ो बहुत जादू आपने भी आ गया होना, मतलब है क्या पर लखन वगाड़ नहीं लिख सका पा, कहीं कहीं लिख सका पा है ना। एक और नीचे चाय खचक इनकी जुगाड़ कर, हाँ कहीं कहीं करा मतलब तो अपन आवे। क्रम संख्या तो लिखनी को नहीं, सब पहले देखो वन प्रकार, कलर कसो जाएगा, यू चलेगा नहीं, दिखाई दोगी? हाँ लिख लूंगा। अच्छा उधर नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे लिखे, ठीक है, दिख रहा है? वन का नाम लिखना नहीं, थोड़ा ध्यान रखना है ना आपको। वन का नाम, फिर लिखेंगे लो औसत वर्षा, औसत वर्षा,
रेनफॉल वार्षिक कितनी होगी। फिर इसमें लिखेंगे कुल वनों का प्रतिशत, कुल वनों का प्रतिशत। फिर लिखेंगे प्रमुख वृक्ष और लास्ट में लिखेंगे क्षेत्र कि वो कहां कहां पाए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर नंबर दें 1, तो पहला नंबर हमारे पास है शुष्क सागवान वन। नाम सबने सुना होगा मेरे हिसाब से। कितनी वर्षा में होता है ये याद रखना, 75 से 110 सेंटीमीटर। कितने पे होता है ये, उसमें दिखाई दे रहा है क्या कलर सही ढंग से दिख तो रहा है, दिक्कत तो नहीं आएगी बाद में। ठीक है, कितने परसेंटेज पे होगी कुल वनों का प्रतिशत कितना याद रखना, 6.86%। कितना है, 6.86%। प्रमुख वृक्ष की अगर बात करो यहां पे कौन कौन से वृक्ष मिलेंगी, तो नाम से पता चल गया क्या मिलेगा, यहां पे सागवान मिलेगा, एक यहां पर मिलेगा और क्या, आम। आम भी यहां पर मिल सकता है। इसी में और क्या मिल सकता है, बांस मिल सकता है। क्या मिल सकता है, बांस। मिलेगा कहां, तो अगर हम बात करें दक्षिण व दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण व दक्षिण पूर्वी राजस्थान। मेरे हिसाब से बहुत आसानी भाषा में समझ में आ गया होगा बहुत कुछ। और एक पिछला सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें यही प्रश्न आया, विशेषता लिखी, ये पूछा। अब देखो ये तो हमने लिख लिया, हम चाहे तो इसके अंदर एक और चीज लिख सकते हैं। नीचे जैसे ये लाइन घुमा ली, अब हमारे यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहां पे एक लाइन है, मुख्य रूप से कहां मिलेगा, अगर सागवान वन पूछे तो मुख्य रूप से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मुख्य रूप से बांसवाड़ा। ओहो, अच्छा ये कॉलम बड़ा होता जा रहा है ना, हाँ मेरे को कई चक्कर पड़ गई हो, दंड काटना आता ऊपर, अपन नीचे लाइन लिख ले मुझे, है ना। अंडरटेकिंग जो ज्यादा बड़ा हो जाएगा समझ आ जाएगा। ठीक है, बाबा नहीं लिखा था मर्जी नहीं, तो बस ठीक है, माफा चलिए का कई बात नहीं। ये बना लो फटाफट इसी तरह से, फिर इसके नीचे लाइन लिखूंगा, बना लो फटाफट इसको, बनाना नंबर 1 करके। 5 प्रकार के हैं, तो आपको इस तरह से लिखना है, वन का नाम, औसत वर्षा, कुल वनों का प्रतिशत, प्रमुख वृक्ष, क्षेत्र, इस तरह से लिखना, फिर नीचे लाइन लिखूंगा। थोड़ा स्पीड से बनाना है। देखो अगर चाहे तो हम जगह वैसी कम चाहिए तो हम इसमें लिख सकते हैं, यहां लिख ले सकते हैं ना, कि मुख्य रूप से कहां कहां मिलेगा, तो इस कॉलम के तो लिख ही सकते हैं हम अलग अलग जाके, है ना। हाँ लिख लेंगे ना, मुख्य रूप से यानी ये मुख्य रूप से कहां कहां मिलेगा, है ना। शुष्क सागवान मुख्य रूप से कहां मिलेगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और एक और कॉमन लगा लो 28 उदयपुर, है ना। बस हो गया खत्म। यहां पे ये मुख्य रूप से मिलेगा, पहला कॉलम क्लोज। ये चलाता है, फटाफट लिखना है, मैं दूसरा लिखूंगा फिर तुम्हें। हो गया, दूसरे नंबर पर लिख रहा हूं उष्ण, उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय शुष्क धौंक वन।
शब्द ध्यान रखना, क्या लिखा हमने, धौंक वन लिखा है, याद रखना बहुत अच्छे से। उष्ण कटिबंधीय शुष्क धौंक वन। वर्षा कितनी चाहिए इसको, तो इसको वर्षा चाहिए 50 से 80 सेंटीमीटर, 50 से 80। कुल वनों का है कितना परसेंट ये, तो धौंक का जो वन है वो 58.11% है। बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे ज्यादा धौंक वन है राजस्थान में। इसे प्रश्न पूछता है वो कितनी बार कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वन कौन सा, याद रखना हमारे पास कौन सा मिलेगा, धौंक वन मिलेगा। अब ये मिलेगा कहां, या वृक्ष कौन कौन से मिलेंगे, तो देखो इसमें कौन कौन से वृक्ष आएंगे। इसमें एक आएगा धौंक, एक आएगा इसके अंदर खेर, एक आएगा इसके अंदर पलास। ठीक है, धौंक, खेर और पलास मिलेगा कहां, मूल रूप से अगर बात करोगे तो अरावली व मैदानी भाग में। कहां मिलेगा, अरावली व मैदानी भाग में, दोनों तरफ है, इसीलिए इसका ज्यादा डिटेल्स हो गई। फिर इसके नीचे एक लाइन लिखना, फटाफट लिख के आपको नोट डाल के लाइन लिखनी, जल्दी करना, इसको लिखना जल्दी, फिर नीचे एक लाइन लिखूंगा। हो गया, बोल लाइन को, नीचे लाइन को लिखना है। इन वनों को अर्ध शुष्क पर्णपाती वन भी कहते हैं, अर्ध शुष्क पर्णपाती वन भी कहते हैं, जो मुख्य रूप से जयपुर, दौसा, जयपुर, दौसा, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर। ठीक है, बहुत सारे, और कोई दिक्कत नहीं। नंबर 3 पे लिखना है, तीसरे वाले कॉलम में, इसमें लिखे तीसरे वाले कॉलम में, उष्ण कटिबंधीय शुष्क, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़। वर्षा लिखो 80 से 100 सेंटीमीटर, 80 से 100 सेंटीमीटर। परसेंटेज लिखो 28.38। वृक्ष के नाम लिखो, वृक्ष के नाम शीशम, नीम, सालर, गुलर, खसखस। मिलेगा कहां, मैदानी भाग में, मैदानी भाग। इसके नीचे भी एक लाइन लिखो, नीचे लाइन लिखो, इन वनों में कहीं कहीं नीलगिरी समझते हो, नीलगिरी को समझते हो क्या, उसको नीलगिरी लिखा जाता है। इस नीलगिरी को चाहो तो आप 2-3 नाम और लिख सकते हो, देखो मैं बता दूं, इसको क्वेश्चन में आप सफेदा लिख सकते हो, इसी को हम एक नाम और दे सकते हैं, यूकेलिप्टस। क्या नाम दे सकते हैं, यूकेलिप्टस, सफेदा या यूकेलिप्टस भी कहते हैं, इसको याद रखना, सफेदा, यूकेलिप्टस का वृक्ष पाया जाता है
जिसे पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहते हैं। इको टेररिज्म है वो, क्योंकि अपने आसपास वो किसी और को नहीं पनपने देता। वो कहता है मेरे पास पनपेगा, मेरे जाति वाला इस पनपेगा। और आतंकवादी होता है तो समझते हो, चोर चोर मोसेरा भाई दो हरी का तो मल जाए, साहूकर वना ला रहे जात नहीं सेठ तू जा। हमारे मेवाड़ में क्या दारू जाए, दो दारू मल जाए, दारू पी लेगा कोई हौकर रहेगा नहीं, तू मरला नहीं जाए। तो वो पारिस से आतंकवादी वो मंडलारे वंडिस बन पाएगा। नंबर 4 पे लिखना है शुष्क कांटेदार वन। नंबर 4 शुष्क कांटेदार वन, शुष्क कांटेदार वन। इसमें लिखो वर्षा लिखो 30 सेंटीमीटर से कम, 30 सेंटीमीटर से कम। परसेंटेज लिखो 6.26, 6.26। वृक्ष के नाम लिखो खेजड़ी, खेजड़ी, थोर, थोर, खेजड़ी, थोर, कैक्टस, कैक्टस, कंटीली झाड़ी। उस कॉलम आ गया, ठीक है ना, कंटीली झाड़ी। मिलेगा का नाम से पता चल गया होगा किधर होने चाहिए, पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान। नंबर 5 डालो। नंबर 5 उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नंबर 5 है, ध्यान रखना, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। वर्षा लिखो 120 सेंटीमीटर से अधिक, 120 सेंटीमीटर से अधिक। परसेंटेज लिखो 0.39, सबसे कम ये है हमारे पास 0.39। वृक्ष लिखो आम, नीम, सागवान, आम, नीम, सागवान। और लिखना मिलेगा कहां, आबू पर्वतीय क्षेत्र, आबू पर्वतीय क्षेत्र। ये सदापर्णी भी कहला सकते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहला सकते हैं, सदाहरित बने रहेंगे इसलिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार है। एक लाइन और लिख लो, इसके नीचे लाइन लिखो, एक लाइन को लिखो। इन वनों में, लास्ट वाले में लिख रहे हैं ना, इन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। कल हम इस वृक्ष वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग प्रमुख वृक्ष, मुख्य वृक्ष पढ़ेंगे। ये बहुत सारे सबको नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जो जो काम के उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। फिर मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।